सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मुंडा रेबेलियन के बारे में। क्या मुझे ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? आई थिंक जब भी कोई टीचर ये चैप्टर कराती है आपको 1000 बार बोल चुकी होती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले दीदी मुंडा क्या है? अरे बेटा, एक ही चीज से शुरुआत हर बार करती हूँ। हर एक ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल का नाम है। चुआर था, भील था, कोल था, संताल था, अब मुंडा है। मुंडा शब्द का मतलब समझ में आता है? जो विलेज हेडमैन होते हैं। ये ट्राइबल्स में काइंड ऑफ वन ऑफ द सुप्रीम, मतलब सुपीरियर, सबसे आदिवासियों में सुपीरियर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, मतलब ऊपर दर्जे पे ट्रीट किए जाते हैं। मुंडा का मतलब होता है विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन। ठीक है, तो ये मुंडा लोग रहते कहाँ थे? ये छोटा नागपुर के इलाका में रहते थे। अब मैं पहले ही बता दूं, महाराष्ट्र का नागपुर और छोटा नागपुर में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। महाराष्ट्र यहाँ है, नागपुर यहाँ कहीं होगा। मैं छोटा नागपुर का बात कर रही हूँ जो यहाँ है वेस्ट बंगाल के करीब। तो छोटा नागपुर के इलाका में रहते थे ये मुंडा लोग। इज दैट क्लियर? सो मुंडा का मतलब होता है विलेज हेडमैन। कहाँ रहते थे? छोटा नागपुर के इलाका में। ओके दीदी, समझ में आ गया। इतने बड़े रेबेलियन का जो आप इतना इंपॉर्टेंट बता रही हैं, कॉज क्या था? सबसे पहला, खुद काठी सिस्टम। एक भी कॉज तुम एग्जाम में गायब नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। और आ गया ना, भगवान से प्रार्थना करना कि इतना इजी आज कैसे गया है, बिकॉज एक बार स्टोरी समझ में आ गया फिर तो कुछ हार्ड है ही नहीं। क्या था खुद काठी सिस्टम? खुद काठी सिस्टम बेटा एक चीज था, समझो पहले। सिस्टम को पहले समझो, फिर हुआ क्या ये समझो। होता क्या था कि मान लो एक जमीन है, तुम मुंडा हो, मुंडा इंडिविजुअल है, ठीक है, तुम मुंडा हो, तुम अकेले इस जमीन को नहीं खरीदते थे, और भी कई सारे मुंडा मिलके इस जमीन को खरीदते थे। मतलब अकेला कोई भी इंडिविजुअल मुंडा, मुंडा बेसिकली ट्राइब्स का नाम है ना, आदिवासी का नाम है। तो अगर मैं अकेली हूं, मैं जाके एक जमीन नहीं खरीदूंगी, हम लोग ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप साथ मिलके वो जमीन को खरीदेगा। तो अगर हम ग्रुप बना के जमीन को खरीदेंगे, और अगर खरीद रहे हैं तो सब उसी हिसाब से पैसा देगा, तो उस हिसाब से उसका ओनरशिप भी रहेगा, हक भी उसी हिसाब से रहेगा। हाँ या ना? मैं बोल रही हूं कि अकेला एक मुंडा जमीन नहीं खरीदेगा, ग्रुप ऑफ मुंडास मिलकर के कलेक्टिवली जमीन को खरीदेंगे। ये सिस्टम को हम बोलते हैं खुद काठी सिस्टम। खुद काठी सिस्टम। ओके, सो व्हाट वाज खुद काठी सिस्टम? अकॉर्डिंग टू द खुद काठी सिस्टम देयर एग्जिस्टेड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। इट वॉज फॉलोड बाय द मुंडा ट्राइब्स। ओके, हुआ क्या दीदी? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये हुआ कि अंग्रेजों ने इस सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज आके बोले, है ये कैसा बात हुआ? एक ही लैंड का 3-4 ओनर कैसे है? हमको नहीं मानना ये सब। अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। बहुत दिल में दर्द हुआ इनके, क्योंकि ऐसे वो लैंड छीन रहे थे, लैंड छीने जा रहे थे, बोल रहे थे ये कैसा ओनरशिप है, ये कोई बकवास ओनरशिप, हटाओ और छीन लेंगे लैंड। ये क्या तरीका है? सेकंड, इन्वेशन ऑफ डीकूज। डीकूज शब्द तुम्हारे लिए अब नया नहीं होना चाहिए अगर प्रीवियस वीडियोस देखा है। डीकूज शब्द डाकू से रिलेटेड है। अंग्रेजों के जो चमचे थे, जमींदार, मनी लेंडर, जो मुंडा ट्राइब्स के इलाके में आके अपना दबदबा और रौब जमाते थे, उन्हें मुंडा ट्राइब्स डीकूज कहते थे। जैसे अगर कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हारे घर में रौब जमाने लग जाए तो हम क्या बोलेंगे? अरे डाकू है, एक नंबर का डाकू है। तो डाकू मतलब क्या? घुसपैठिया, आउटसाइडर, कहां से आ गया, मेरे इलाका में क्यों आया? उसी तरीके से ब्रिटिशर्स के एजेंट जो मुंडास के निजी मामलों में घुस जाते थे, जमींदार हो चाहे मनी लेंडर्स हो, उनको वो बोलते थे डीकूज। इनका अत्याचार भी बढ़ते जा रहा था जो मुंडास और सह नहीं सकते थे। बेथ बेगरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो।
मान लो कि मैं तुमसे एक काम करवाती हूं, मैंने कहा कि 8 घंटा काम करना है, 100 रुपया दूंगी। तुम राजी हो गए, तुमने 8 घंटा काम किया, बैग पैक किया और निकल रहे थे कि मैंने बोला रुको 4 घंटा और काम करो। मैंने फोर्स करके तुमसे काम करवाया, बंदूक के नोक पे काम करवाया, और तुमको बाद में उस एक्स्ट्रा 4 घंटा का पैसा भी नहीं दिया। इसी को बोलते हैं बेथ बेगरी। बेथ बेगरी का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर विदाउट पेइंग एनी सैलरी। मुंडास के साथ यही किया जा रहा था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था और सैलरी नहीं दिया जाता था। यह किया जाता था उनके साथ। पंचायत सिस्टम फेल्ड। पंचायत सिस्टम क्या था? आज मान लो छोटे मोटे झमेले हो रहे हैं, छोटे मोटे किसी के बीच में फाइट हो गया, कुछ भी चोट वोट लग गया, किसी को हाथापाई हो गया, तो ये छोटे मोटे झमेले कोर्ट के पास तो ऑफकोर्स नहीं लेके जाएगा कोई। आसपास लोकल पुलिस से उसको कंफर्म करवाएगा, उसको सेटल डाउन करवाएगा। तो उसी तरीके से उस समय होता था पंचायत सिस्टम। छोटे मोटे अगर झमेले हो जाए तो वो पंचायत सिस्टम संभालता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि छोटे मोटे अगर झमेले भी होंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आएंगे, कुछ भी नॉर्मल लोकल पंचायत के पास नहीं जाएगा। अर्काटियास, जिनको हम मिडिल मैन भी कहते हैं, कौन थे ये लोग दीदी? ये मिडिल मैन गांव गांव में घूमते थे, लड़कियों को खरीदते थे और खरीद के कोल माइंस, खेतीबाड़ी में लगा देते थे, जबरदस्ती खरीद लेते थे। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी एक लड़की है और ये आर्काटियाज आ गए खरीदने के लिए तो तुम मना भी नहीं कर पाओगे, ये फोर्सफुली खरीद लेते थे। तो आर्काटियाज कौन थे? जो फोर्सफुली विलेज टू विलेज घूम करके लड़की खरीद करके उसको माइन पे लगाते थे और काम करवाते थे। तो एक बार दीदी आप रिपीट कीजिए, क्योंकि ये सारा टर्म्स मेरे लिए कहीं ना कहीं नया है दीदी। हर बार मनी लेंडर्स का अत्याचार वो सब बहुत कॉमन था, मेरे दिमाग में बैठ रहा था, इस बार थोड़ा सा नया आया है। कोई बात नहीं, जब तक तुम नया सीखोगे नहीं तब तक ग्रो कैसे करोगे। सो खुद काटे सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से जो है मुंडाज कलेक्टिवली जमीन को ओन करते थे। इस सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया अंग्रेजों ने। डीकूज बोले तो वो ब्रिटिशर्स के एजेंट, जमींदार, मनी लेंडर्स जो आके अत्याचार किए जा रहे हैं उनको डीकूज कहा जाता था। इनका अत्याचार भी अब सहन करना पॉसिबल नहीं था। बेथ बेगरी का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर विदाउट पेइंग सैलरी, जबरदस्ती काम करवाना और सैलरी भी ना देना। यह किया जाता था मुंडास के साथ। पंचायत सिस्टम फेल हो गया। छोटे छोटे माइनर जो झमेले होते थे वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता था, पंचायत के पास ना जाकर के। अर्काटियाज, जिनको मिडिल मैन भी कहते हैं, ये विलेज टू विलेज घूमते थे, लड़कियों को खरीदते थे और खरीद करके कोल माइंस वगैरह में लगाते थे। ये कॉजेस था। और भी कई रहे होंगे लेकिन हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है। जब इतना सारा अत्याचार हुआ तब एक आदमी खड़ा हुआ, एक आदमी जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, यहां पे उनका नाम नहीं लिखा, मैंने यहां लिख रही हूं बिरसा मुंडा। क्यों दीदी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक मुंडा थे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। इन्होंने लोगों के बीच काफी पॉपुलैरिटी गेन करी। इनके पास कहा जाता था कि भगवान की शक्ति थी कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार है वो छू लेते थे जब, तो वो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता था। काफी मोटिवेटिंग, काफी इंस्पायरिंग थे। लोगों के दुख को वो खत्म करते थे, इसलिए लोग उन्हें हीलर कहते थे। हीलर यानी जो हील करे, जो ठीक करे, बीमारियों को ठीक करे, परेशानियों को ठीक करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। ऐसे थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने ये सारा अत्याचार सहा और 1890 में रेबेलियन शुरू कर दिया। लेकिन 1895 में रेबेलियन एक्चुअल में ठप पड़ गया क्योंकि बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया था। ये फर्स्ट फेज था, ये मुंडा रेबेलियन का फर्स्ट फेज था जो नाकाम रहा, जो कोई रिजल्ट नहीं ला पाया। लेकिन कुछ साल उन्होंने जेल में बिताया। जेल में उन्होंने एकदम प्लान बना लिया कि अब जैसे ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा, किस तरीके से अब मेरे को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। जेल से बाहर निकलते ही
उन्होंने काफी मुंडास को इकट्ठा किया, उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, एक विजन दिखाया कि देख हमें इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे सर पे से हटाना है, हमें खुद का राज स्थापित करना है, मुंडा राज स्थापित करना है। उन्होंने मोटिवेट किया कि जाओ जितने भी ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के प्रॉपर्टी है उसको आग लगा दो, उसको बर्बाद करो। और एक स्लोगन समझते हो, जैसे एक स्लोगन होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरीके से एक नारा, एक स्लोगन शुरू हो गया, उलगुलन। उलगुलन का मतलब होता है ग्रेट डेंजर। इतना ज्यादा इन्होंने जोश दिलाया कि सारे लोगों के अंदर एक हिम्मत आ गया। ऐसे थे बिरसा मुंडा। उनका तो कहीं कहीं स्टैचू भी, इनफैक्ट जहां मैं रहती हूँ इससे कुछ किलोमीटर दूर ही एक पार्क है जहां पे उनका स्टैचू बना पड़ा है। तुम बोलोगे दीदी ये जो मुंडा रेबेलियन था ये 2 फेज में हुआ। एक तो 1890 से 95 में हुआ जिसको हम फर्स्ट फेज कह रहे हैं, जो कि बिरसा मुंडा जब अरेस्ट हुए तो ये फेज खत्म हो गया, ये रेबेलियन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जब वो जेल से बाहर छूटे तो 1899 के और 1900 के बीच में जो था वो सेकेंड फेज था। इसमें बाहर निकलते ही उन्होंने मुंडा राज का स्थापना करने की एक मोटिवेशन, एक विजन दिखाया लोगों को। अपने फॉलोवर्स को कहा कि जाओ और जितने भी ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों को प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय करो, हमें अंग्रेजों का राज हटाना है अपने सर से। और एक स्लोगन भी शुरू हो गया जिसको हम कहते हैं उलगुलन, यानी ग्रेट डेंजर। इसलिए कभी कभी मुंडा रेबेलियन ना बोल के मुंडा उलगुलन भी बोलते हैं। उलगुलन का मतलब होता है ग्रेट डेंजर। ये पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म उलगुलन? द वर्ड उलगुलन मीन्स ग्रेट डेंजर इन द लैंग्वेज ऑफ मुंडा ट्राइब। ओके, उसके बाद किस किस जगह पे दीदी इन्होंने डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया? तामेर, तेपा, खुटी, ये सब इलाका में डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। रहा होगा उस समय का कोई इलाका, ये छोटे छोटे इलाकों में उन्होंने ब्रिटिशर्स के चर्चेस, मिशनरीज सबको जलाना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ दीदी? इतने बड़े रिबेलियन का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ ये फेल था। मुंडा रेबेलियन एक फेलियर था, नहीं सक्सेसफुल हुआ। क्यों दीदी? मुंडा राज जैसा विजन काफी अलग ट्राइब्स ने भी देखा था, लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से जानते थे कि कैसे कंट्रोल करना है। मुंडा राज की स्थापना नहीं हो पाई, इसीलिए ये एक फेलियर था। लेकिन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया 1908 में। इस एक्ट के तहत खुटकाटी सिस्टम को मानना चालू हो गया। ठीक है, खुटकाटी सिस्टम को हम मानेंगे, पहले नहीं मान रहे थे, अब मानेंगे। फिर बेथ बेगरी, फोर्स्ड लेबर, बिना सैलरी दिए, इसको बंद कर दिया गया। और जो मुंडा कम्युनिटी में कुछ लोग थे जो बिरसा मुंडा को अपना सब कुछ मानते थे, उनको एक अलग कम्युनिटी का दर्जा दिया गया, बिरसा कम्युनिटी का दर्जा दिया गया। ये था इस रेबेलियन का रिजल्ट। समझ में आया? जो अभी मेरे को रिवाइज करते हुए नहीं सुनना चाहता, थैंक यू सो मच, लेकिन जो सुनेगा रुक जाओ। मुंडा रेबेलियन, मुंडा बेसिकली ग्रुप ऑफ ट्राइब्स थे जिनका मतलब होता है विलेज हेडमैन। ये छोटा नागपुर के इलाका में रहते थे। कॉजेज ये रहा कि खुद काटी सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना बंद हो गया। ये सिस्टम ऐसा था कि कलेक्टिव ओनरशिप होता था, ब्रिटिशर्स ने इसको मानना बंद कर दिया। जो हमारे ब्रिटिशर्स के एजेंट थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लग गए मुंडास के ऊपर। फोर्स्ड लेबर करना शुरू हो गया। फोर्स्ड लेबर किया जाता था और सैलरी भी नहीं दिया जाता था। पंचायत सिस्टम फेल हो गया क्योंकि हर एक छोटा से छोटा बात अंग्रेजों के पास जाता था। अर्काटियाज और मिडिल मैन लड़कियों को खरीदते थे अपने माइंस में काम करवाने के लिए। ये सारे कॉजेस थे। उसके बाद रेबेलियन कुछ इस प्रकार हुआ कि 1890 से 95 के बीच में बिरसा मुंडा नाम के जो शख्स थे, जो मुंडा थे, जिनको लोग हीलर कहते थे क्योंकि वो कहा जाता था कि उनके पास खुदा का, भगवान का ताकत है कि वो लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं, उन्होंने एक रेबेलियन शुरू किया जिसको हम कहते हैं मुंडा रेबेलियन। बट 1895 में वो अरेस्ट हो गए, इसलिए ये फर्स्ट फेज था जो खत्म हो गया। लेकिन अपने जेल के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सोचा, प्लान किया, और जैसे ही जेल से बाहर आए उन्होंने सबको विजन दिखाया कि हमें अब मुंडा राज की स्थापना करनी है। अपने फॉलोवर्स को कहा कि जाओ जितने भी ब्रिटिशर्स के प्रॉपर्टी है उसको बर्बाद करो, जलाओ। फॉलोवर्स ने एक स्लोगन बोलना शुरू कर दिया, उलगुलन, जिसका मतलब होता है ग्रेट डेंजर। सेंटर्स क्या रहे दीदी, कहाँ कहाँ ये चीज होना शुरू हुआ? तामेर, तेपा, खुटी, इन सब इलाकों में भरपूर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया।
लेकिन ये रिवोल्ट, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गई, ये रेबेलियन फेल क्यों हुआ था? फेल इसीलिए हुआ था बिकॉज हमारे प्यारे बिरसा मुंडा को दोबारा से अरेस्ट किया गया था। 1900s में इतना सारा होने के बाद इनको दोबारा अरेस्ट किया गया था बेटा, और जब जेल में डाला गया था तो जेल में ही लाइफ लॉन्ग प्रिजन के दौरान इनका कॉलेरा नामक बीमारी से मौत हो गया। तो ये रेबेलियन फेल इसीलिए हो गया, सेकेंड फेज में भी इसीलिए फेल हुआ क्योंकि दोबारा से अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया और इस बार प्रिजन में कॉलेरा नामक बीमारी से बिरसा मुंडा की डेथ हो गई थी। फेल तो हो गया, लेकिन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पास हुआ जिसके तहत खुटकाटी सिस्टम को मानना शुरू किया गया, बेथ बेगरी को बैन कर दिया गया और मुंडा कम्युनिटी में जो लोग बिरसा मुंडा को बहुत फॉलो करते थे उनका बिरसा कम्युनिटी का भी दर्जा दिया गया। अगर तुमको समझ आया देन हिट दैट लाइक बटन, प्लीज शेयर करो। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो कहीं ना कहीं से आपकी भी कभी ना कभी हेल्प जरूर होगी जब आप बहुत नीड में होगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज कॉल मी दीदी नॉट मैम।